Good morning to all of you. This is today's session of the Hindu newspaper analysis, in which we will cover all events and issues which have national and international importance for civil services examination. Today we will discuss mainly four important issues. The first issue is a tourism policy ill suited for Jammu and Kashmir. In this article, we will discuss about tourism policy of 2020 for Jammu and Kashmir. The second issue is Quad leaders scheduled to meet in US on September 21. In this article, we will discuss about Quad. And the third issue is central team to visit flood-hit Andhra Pradesh, Telangana. In this article, we will discuss all aspects related to uh, natural calamity floods. And the fourth issue is center approve new treatment regimen for multi-drug resistant TB. So let's discuss all the issues. A tourism policy ill suited for Jammu and Kashmir. What is issue? The relentless urbanization and commercialization has changed Kashmir's environment, which inflicted grievous wounds on this once pristine sanctuary. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है वो रैपिड स्पीड से हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रिस्टाइन सेंचुरी के अंदर ग्रीवियस वाउंड्स सो हुए हैं. इट मीन्स कश्मीर का इन्वायरमेंट बहुत स्पीड के साथ चेंज हुआ है वहाँ पर अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन की वजह से. The unbridled escalation in tourism activities propelled by administration's endeavors to showcase the valley's newfound stability is causing ecological disturbances. क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में वैली के अंदर कुछ स्टेबिलिटी शो हुआ है. इसको शोकास करने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज़ को अनब्रिडल्ड तरीके से एस्केलेट किया है, और जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर का इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. जम्मू एंड कश्मीर अ फ्रेजाइल रीजन. जम्मू एंड कश्मीर एक फ्रेजाइल रीजन है. जम्मू एंड कश्मीर इज अ रीजन दैट इज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, floods, landslides, and avalanches. This region also lies in a seismically active zone. The catastrophic flood of 2014 caused widespread destruction, submerging large part of Kashmir Valley, damaging infrastructure and displacing thousands of people. Around 5 million people were affected, around 4.5 million in Valley and half of a million in Jammu region. जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो कि नेचुरल डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड एवेलेंचेस टाइम टू टाइम यहाँ पर आते रहते हैं. ये जो रीजन है ये सेस्मिकली एक्टिव जोन है. 2014 में एक यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स देखा गया था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ. लार्ज पार्ट ऑफ कश्मीर वैली सबमर्ज हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे. 2014 के इस कैटास्ट्रोफिक फ्लड में अबाउट 5 मिलियन 50 लाख के आसपास लोग अफेक्टेड हुए थे, जिसमें से 4.5 मिलियन इट मीन्स अबाउट 45 लाख पीपल कश्मीर वैली के, और 500,000 पीपल जम्मू रीजन के अफेक्टेड हुए थे. Experts believe that it was uncharted tourism that was a key factor contributing to the catastrophic flood in 2014. 2014 में जो कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स देखा गया था, एक्सपर्ट ये बिलीव करते हैं कि ये अनचर्ड टूरिज्म की वजह से ऐसा हुआ था. द स्टेट इकोनॉमी सफर्ड एन एस्टिमेट लॉस ऑफ 5,400 to 5,700 करोड़ रुपीज़. स्टेट इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करना पड़ा था. अबाउट 5,400 to 5,700 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर लॉस एस्टिमेट किया गया था. इन 2022 फ्लैश floods caused by a cloudburst near Amarnath killed 16 people and left 40 missing. The construction of roads to explode tourism destinations where the intent is to boost accessibility and economic growth, often disrupting fragile economy. 2022 में फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर देखे गए थे. क्लाउड बस्ट की वजह से अमरनाथ के आसपास फ्लैश फ्लड्स
इंसिडेंट हुआ था जिसमें 16 पीपल किल्ड हुए थे और 40 मिसिंग हुए थे। यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए रोड कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर अदर एक्टिविटीज सर्च हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेजाइल इकोसिस्टम जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो डिसरप्टिंग हो रहा है। इट इज अ मोमेंट ऑफ कॉशन इन रीजन सच एज कश्मीर विच हैव अ डिक्लाइन इकोसिस्टम। कश्मीर के अंदर यहाँ पर जिस तरह से डेलिकेट इकोसिस्टम है उसके लिए एक्शन लेने का वर्क है और हमें क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इंसिडेंट ने किया है। इफेक्ट ऑफ न्यू टूरिज्म पॉलिसी ऑफ 2020 में जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट की गई थी उसके क्या क्या इम्फेक्ट हमने देखे हैं। Number one, according to official data, over 4 crore tourists have visited Kashmir since the announcement of a new tourism policy in 2020. In the first half of 24, 1.42 million tourists arrived in Kashmir. ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 2020 जब से न्यू टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है तब से लेकर अब तक अबाउट 4 करोड़ टूरिस्ट ने कश्मीर के अंदर विजिट किया है। नंबर टू, और बात अगर 24 की जाए ईयर 24 की, तो फर्स्ट हाफ में 1.2 मिलियन इट मीन्स अबाउट 12 लाख पीपल अब तक कश्मीर के अंदर एज ए टूरिस्ट अराइव कर चुके हैं। नंबर टू, द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट इज कॉजिंग ग्रेट स्ट्रेस to the valley's delicate ecological balance, which often exceeding the region's carrying capacity, has led to deforestation, waste accumulation, and unregulated construction. वैली की जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी डेलिकेट है और इस टाइम टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जो हो रहा है इसने इस डेलीकेशन को काफ़ी इनक्रीज किया है और इस वजह से इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वेस्ट वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस रीजन के अंदर टूरिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन इसी वजह से यहाँ पर किया जाए। ओवरऑल इन सब एक्टिविटी की वजह से वैली का जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है। The influx of visitors necessitated the expansion of infrastructure from hotels, roads, and recreational facilities that invariably encroach upon natural habitat. विजिटर्स का इन्फ्लक्स जितना ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर होटल्स, रोड एंड रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ को मेकिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है और इसके लिए नेचुरल हैबिटेट को कहीं ना कहीं एनक्रोच किया जा रहा है। Number three, an adequate waste management system are worsening pollution level in water bodies, further compounding the ecological degradation. वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर इनएडिक्वेट है जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल वाटर बॉडीज के अंदर काफ़ी वॉशनिंग हो गया है जिसकी वजह से इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रहा है। नंबर फोर, द प्रमोशन ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर particularly in areas such as Pahalgam and Trikuta ranges where the Mata Vaishno Devi temple is located has significantly strained the fragile ecosystem. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली पहलगाम एंड त्रिकुटा रेंजेस के अंदर जहाँ पर माता वैष्णो देवी टेम्पल है, इन एरियाज के अंदर पिलग्रिमेज टूरिज्म काफ़ी प्रमोट हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रेन हुआ है। नंबर फाइव, द कंस्ट्रक्शन बूम नॉट ओनली डिसरप्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बट ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन, एक्सरबेटिंग सॉइल इरोजन एंड अफेक्टिंग द लैंडस्केप। कंस्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ही डिसरप्ट नहीं हुआ है बल्कि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन लीड हुआ है, एक्सेसरबेटिंग सॉइल इरोजन इट मीन सॉइल इरोजन यहाँ पर एक्सेसरबेट हुआ है एंड लैंडस्केप यहाँ का पूरा इफेक्ट हुआ है। नंबर सिक्स, मोर ओवर द हाइटेंड डिमांड फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेन लोकल रिसोर्सेज। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ है बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये प्राइमरी नीड्स होती हैं और इनका जो यहाँ पर डिमांड है वो काफ़ी राइज हुआ है जिससे लोकल रिसोर्सेज पर काफ़ी स्ट्रेन पैदा हुआ है।
Unchecked withdrawal of groundwater is depleting aquifers at an alarming rate, while increased electricity consumption necessitates greater resilience on hydroelectric projects. ग्राउंड वाटर का विड्रॉवल अनचेक तरीके से किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वीफर्स डिप्लीटिंग हो रहे हैं। और बात अगर इलेक्ट्रिसिटी की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काफ़ी प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। दिस प्रोजेक्ट द रिन्यूएबल इन नेचर कैन डिवास्टेट लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड एल्टर द हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये रिन्यूएबल है नेचर में, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिसोर्स है, वाटर को अगेन हम यूज कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज एक्सपेंस किए जाते हैं। There is an acute shortage of drinking water in many areas of Kashmir. The depletion of glacier at a faster rate due to climate change has led to water scarcity. कश्मीर वैली के अंदर ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से भी यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी काफ़ी फास्ट हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ग्लेशियर काफ़ी डेप्लेशन हो रहा है ग्लेशियर का, जिसकी वजह से वाटर स्केर्सिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। Number 7, the valley is facing an imminent agricultural drought, a situation exacerbated by below average rainfall and erratic weather pattern. बिकॉज यहाँ पर बिलो एवरेज रेनफॉल होता है एंड वेदर पैटर्न यहाँ पर काफ़ी इरेटिक है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर, स्पेशली कश्मीर वैली के अंदर, एमिनेंट एग्रीकल्चरल ड्रॉट फेस किए जा रहे हैं। ड्रॉट ऑल्सो थ्रेटन्स क्रॉप यार्ड विच कुड लीड टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फॉर फार्मर्स एंड पोटेंशियल फूड शॉर्टेजेस। ड्रॉट्स जो होते हैं इसकी वजह से क्रॉप याइल्ड थ्रेटन होता है, और इसकी वजह से फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन बैड होता है, और मे भी यहाँ पर फूड शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। द रीजन इज विटनेसिंग लेस वाटर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, इन टर्न अफेक्टिंग इरिगेशन। इस रीजन के अंदर रिवर में एंड स्ट्रीम्स के अंदर लेज वाटर विटनेस हुआ है, जिसकी वजह से इरिगेशन इफेक्ट हो रहा है इस रीजन के अंदर। Climate change poses long-term challenges to Kashmir's agriculture sustainability and food security. कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक चैलेंज पोज हुआ है, स्पेशली इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। नीड टू अ न्यू मॉडल, एक न्यू मॉडल हमें यहाँ पर इम्पोज करने की ज़रूरत है। जिस टाइम पर 2020 में टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, उस टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ यहाँ पर एक न्यू मॉडल, बिकॉज ये एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जोन है, और इम्बैलेंस ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए हमें न्यू मॉडल की नीड है। नंबर 1, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉ फॉर टूरिस्ट, बट द प्लस पुश फॉर कॉमर्शलाइजेशन थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, resorts and other infrastructure can have catastrophic consequences. There is a need to manage sustainably. कश्मीर क्योंकि ये एक नेचुरल ब्यूटी रखता है, इस वजह से टूरिस्ट का एक एट्रैक्शन प्लेस हो सकता है, बट कश्मीर के अंदर जो कॉमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ के इन्वायरमेंट के लिए एक कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंस पैदा कर सकता है। इसके लिए हमें इसको सस्टेनेबिलिटी तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। नंबर 2, द रीजन्स फ्रेजाइल एनवायरनमेंट नेसेसिटेट द एडॉप्शन ऑफ अ रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल। इस रीजन के अंदर फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होने की वजह से यहाँ पर रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल एडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इन जम्मू एंड कश्मीर दिस वुड इन्वॉल्व प्रोमोटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग वाटर एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। जम्मू एंड कश्मीर जो कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है मोर फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करना होगा। वेस्ट जो भी यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा, उसको रिड्यूस करना होगा। वाटर कंजर्वेशन को बूस्ट करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होगा। नंबर 3, इट ऑल्सो रिक्वायर द इंक्लूजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन टूरिज्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसके लिए हमें लोकल कम्युनिटीज़ को टूरिज्म प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना होगा। इट मीन्स यहाँ के पीपल के कंसल्टेशन के बिना कोई भी टूरिज्म पॉलिसी नहीं मेकिंग की जानी चाहिए, और किसी भी टाइप का डिसीजन मेकिंग यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए।
Number four, there is a need to adopting a resilient and sustainable tourism model. By this, Jammu and Kashmir can safeguard its natural beauty, support local communities, and ensure that tourism remain a viable economic driver for generation to come. अ, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर रिसिलिएंट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल अडॉप्ट किया जाए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के नेचुरल ब्यूटी को सेफ गार्ड करके रखा जा सके, लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया जा सके, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए यहाँ पर इकोनॉमिक ड्राइवर के तौर पर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके जिससे फ्यूचर जनरेशन को पैदा ना हो, टूरिज्म को यहाँ पर एक वियाबल इकोनॉमिक ड्राइवर के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके. This shift is not only necessary but also urgent in order to balance economic development with environmental conservation and social equity in region. ये जो शिफ्ट करना होगा हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ नेसेसरी नहीं है बट अर्जेंट भी है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल इक्विटी के साथ साथ बैलेंस बनाकर रखा जा सके. Quad leaders scheduled to meet in US on September 21. Why news? This is the first time India will host the Quad Summit, which was upgraded to the leadership level in 2021. ये पहली बार है कि इंडिया क्वाड समिट को होस्ट करेगा और 2021 में इसकी लीडरशिप लेवल को अपग्रेड किया गया था. New Delhi will miss the turn to host the Quad Summit in India this year, as leaders of US, Australia, Japan, and India will meet in United States instead at a special summit ahead of UN meeting later this month. न्यू दिल्ली क्योंकि क्वाड समिट को होस्ट करने जा रहा है. ये समिट इंडिया के अंदर होने वाला था बट ये इंडिया के अंदर अब नहीं होगा बल्कि यूएस के अंदर, बिकॉज यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के जो हेड हैं वो यूएस में प्रेजेंट होंगे. स्पेशली यहाँ पर यूएन का एक समिट होना है और उसी समिट से पहले यहाँ पर ये क्वाड समिट 4 कंट्रीज के मेंबर के द्वारा कर दिया जाएगा. व्हाट इज क्वाड? Quad, which also known as Quadrilateral Security Dialogue, is a strategic forum comprising 4 countries: the US, Japan, India, and Australia. Quad, जिसको Quadrilateral Security Dialogue के तौर पे भी जाना जाता है, और ये एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म है जिसमें मेनली 4 कंट्रीज कंप्राइज है: यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. These 4 countries share a common interest in maintaining a free and open Indo-Pacific, promoting democracy, human rights, and rule of law, and countering China's expanding influence in a region. ये जो 4 कंट्रीज अभी हमने देखा, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन रखने के लिए कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, और साथ में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करने के लिए कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं. इस रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस जो एक्सपेंड हो रहा है उसको काउंटरिंग करने के लिए ये क्वाड एक मैकेनिज्म के तौर पर वर्क करता है. इट एम्ड एट प्रोमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Quad is seen as a mechanism for balancing China's influence in the region, although its members have stressed that it is not a military alliance and is open to other countries who share their values and interests. क्वाड चाइना का इस रीजन के अंदर, इट मीन्स इंडियन कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन रीजन या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के तौर पर वर्क करता है. बट इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं इन्होंने स्ट्रेस किया है कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और अदर कंट्रीज को इंक्लूड करने के लिए भी इसके जो डोर हैं वो ओपन है. Quad has held several meetings at the ministerial and leaders level to discuss issues such as maritime security, infrastructure development, and supply chain resilience. क्वाड मिनिस्ट्री लेवल पर एंड लीडर्स लेवल पर वेरियस मीटिंग्स हेल्ड करता है, और इन मीटिंग्स के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सप्लाई चेन रेसिलिएंट से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए जाते हैं. इट इज अ लूज ग्रुपिंग rather than a formal alliance. It does not have a decision making body or a secretariat or a formal structure like NATO or United Nations. क्वाड
लूज ग्रुपिंग है rather देन फॉर्मल अलायंस। फॉर्मल अलायंस नहीं है, ये एक लूज ग्रुपिंग है। इसका कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी या सेक्रेटेरिएट और फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर्मल स्ट्रक्चर जिस तरह से नाटो और यूनाइटेड नेशंस का है, क्वाड का कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी, सेक्रेटेरिएट और फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। क्वाड अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड मिलिट्री ड्रिल्स। क्वाड अलायंस जो है वो अपना जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी फॉर्मल डिसीजन है किसी भी टाइप का, वो समिट्स, मीटिंग्स, इनफॉर्मल एक्सचेंज और मिलिट्री डील्स के टाइम पर ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं। जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाड। क्वाड का जेनेसिस कैसे हुआ और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। 2007 क्वाड was initially formed in 2007 during an informal meeting of leaders from the Association of Southeast Asian Nations। क्वाड 2007 में इनिशियली फॉर्म हुआ था और जिस टाइम पर आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का यहाँ पर लीडर्स का मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग में यहाँ पर क्वाड फॉर्म करने का यहाँ पर प्रपोजल रखा गया। इट वॉज जापानीज पीएम शिंजो आबे हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड। जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने फर्स्ट टाइम क्वाड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक प्रपोजल रखा था। 2012 the Japanese PM highlighted the concept of a democratic security diamond in Asia which includes the US, Japan, India and Australia। 2012 में जापानीज पीएम शिंजो आबे ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया का कंसेप्ट यहाँ पर हाईलाइट किया था और इस डायमंड के अंदर 4 मेंबर कंट्रीज यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स थे। 2017 due to growing danger posed by China, the four nations revitalized the Quad by expanding its goal and devising a system that aimed to gradually establish an international order based on rule। 2017 के आसपास बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफ़ी ग्रो हो रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अपने गोल को एक्सपेंड किया और ग्रेजुअली इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड रूल इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया हैड द फर्स्ट क्वाड टॉक इन मनीला अहेड ऑफ आसियान समिट इन 2017। क्वाड का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था इसके मेंबर्स का वो 2017 में आसियान समिट से पहले मनीला के अंदर यहाँ पर क्वाड टॉक किए गए थे। 2020 trilateral India, US, Japan, Malabar naval exercise expanded to include Australia, signing the first official grouping of Quads since its resurgence in 2017 and the first joint military exercise among the 4 countries in over a decade। ट्राइलेटरल इंडिया, यूएस, जापान, मालाबार नवल एक्सरसाइज जो पहले होता था 3 कंट्रीज के बीच में, उसको एक्सपेंड करके अब ऑस्ट्रेलिया को इसमें इंक्लूड कर दिया गया और फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुप के तौर पर इसको जाना गया। और साथ में यहाँ पर अब जो भी मालाबार नवल एक्सरसाइज किया जाने लगा, अब ये 4 कंट्रीज इसमें कंप्राइज होगा। 2021 ऑल क्वाड लीडर्स मेड वर्चुअली एंड लेटर रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ क्वाड। 2021 में ऑल क्वाड लीडर वर्चुअली इनका मीटिंग हुआ और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट द स्पिरिट ऑफ क्वाड रिलीज किया। वेरियस फंक्शंस ऑफ क्वाड। क्वाड के वेरियस फंक्शंस क्या क्या हैं। टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी। क्वाड एम टू एनहांस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रोमोटिंग अ रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। क्वाड का जो मेन एम है, फर्स्ट एम टू स्ट्रेंथन द रीजनल सिक्योरिटी। रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है और इस रीजन के अंदर स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बिकॉज यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है और चाइना का जो यहाँ पर ग्रो हो रहा है इन्फ्लुएंस, उसको भी यहाँ पर लैच करना है। उसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पर क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ पर नीड है। नेविगेशन फ्रीडम के लिए क्वाड वर्क करता है। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर नेविगेशन में फ्रीडम इस्टेब्लिश क्वाड करता है। नंबर 2 काउंटरिंग चाइनाज राइज। It is seen as a mechanism to respond to China's growing assertiveness in the region. The member countries seek to balance China's rise and prevent it from altering the status quo in region। चाइना का असर्टिवनेस इस रीजन के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। मेंबर कंट्रीज ने चाइना के इस राइज को बैलेंस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए
और इस रीजन के अंदर जो स्टेटस को एल्टर हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्वाड को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 3, टू बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी, इट इज मेंबर कंट्रीज its member countries have been conducting joint naval exercise and maritime patrol to enhance their maritime security capacity and interoperability। क्वाड के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जॉइंट नवल एक्सरसाइज एंड मैरीटाइम पेट्रोल टाइम टू टाइम करते रहते हैं ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। नंबर 4, टू प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑल मेंबर कंट्रीज आर मेजर इकोनॉमीज इन रीजन एंड सीक टू प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑल मेंबर कंट्रीज जो भी हैं क्वाड का, सभी मेंबर कंट्री मेजर इकोनॉमीज हैं और वो इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं यूनाइट हुए हैं। इन मे 2022 क्वाड कंट्रीज डिसाइडेड टू एलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडो पैसिफिक रीजन। मई मंथ 2022 में क्वाड कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $50 बिलियन एलोकेट करेंगे। Number 5, to strengthening people-to-people ties. It aims to promote people-to-people ties through academic and cultural exchanges and enhance disaster relief and humanitarian assistance capabilities। क्वाड के जितने भी 4 मेंबर कंट्रीज हैं सभी मेंबर कंट्रीज ने एम किया है कि वो पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रोमोट करेंगे एकेडमिक तौर पे एंड कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू एंड डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को काफ़ी ये अनहांस करेंगे। नंबर 6, कॉपरेशन इन डेप्ट मैनेजमेंट, रिसॉल्विंग डेप्ट इशूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। सभी मेंबर कंट्रीज ने डेप्ट मैनेजमेंट यहाँ पर किए हैं। स्पेशली अगर कोई भी कंट्री डेप्ट ट्रैप में अगर फंस जाता है तो उसके लिए अदर कंट्री हेल्प करेगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। नंबर 2, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। नंबर 3, रीजनल स्टेबिलिटी। नंबर 4, मैरीटाइम सिक्योरिटी। नंबर 5, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी। Number 1, strategic importance. Quad is a platform to discuss and address the common challenges faced by the Indo-Pacific region, such as the rise of China and its increasing assertiveness in the region through string of pulse theory। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कॉमन चैलेंजेस इन कंट्रीज का जो भी है उसके लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है ताकि उन चैलेंजेस पर इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया जा सके और उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसका असर्टिवनेस इंक्रीज हो रहा है और इसके लिए चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल थ्योरी फॉलो कर रहा है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज चाइना का अगर असर्टिवनेस इस एरिया के अंदर इंक्रीज होता है तो ये इंडिया के लिए भी लॉसफुल होगा। नंबर 2, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्वाड मेंबर कंट्रीज हैव launched several initiatives like Blue Dot Network, the Asia Africa Growth Corridor, and the Supply Chain Resilient Initiative to promote economic development in the region। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्वाड मेंबर कंट्रीज जो हैं इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेवरल इनिशिएटिव्स लिए लाइक ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, सप्लाई चेन रेसिलियंट। इंडिया इज मोस्टली एट रिसीविंग एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय क्वाड कंट्रीज। क्वाड कंट्रीज से इंडिया के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट रिसीव किया जा रहा है जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे हो सकता है। नंबर 3, रीजनल स्टेबिलिटी। इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन प्रोमोटिंग रीजनल स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एम टू प्रोमोट अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चारों कंट्रीज फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव प्रिंसिपल के बेस पर और साथ में इंटरनेशनल ऑर्डर के बेस पर ये अपना जो भी इनका टारगेट है कि इस एरिया को फ्री, ओपन रखा जाए, यानी ऑल 4 मेंबर कंट्रीज यहाँ पर ओपनली तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नंबर 4, मैरीटाइम सिक्योरिटी। दिस इज यूजफुल फॉर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नवल एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन इशूज लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इस रीजन के अंदर
सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जॉइंट नवल एक्सरसाइज इन कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग जैसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर इन इशूज़ को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और जॉइंट नवल एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 5, पोस्ट कोविड diplomacy. During the pandemic, due to disruptions in supply chain, Japan and US want to set their manufacturing companies out of China in order to curb their imperialistic behavior, which could be capitalized on by India as well. ड्यूरिंग पैंडेमिक, बिकॉज सप्लाई चेन काफ़ी डिस्ट्रप्शंस हुए थे, और जापान एंड यूएस ने अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उसको आउट ऑफ चाइना करने की कोशिश की, और इसको कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मिला वो इंडिया को मिला, बिकॉज यूएस और जापान ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में शिफ्ट करने का यहाँ पर प्लान किया। सेंट्रल टीम टू विजिट फ्लड हिट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। Why news? A depression over the Bay of Bengal which triggered the heavy rain that wreaked havoc across Andhra Pradesh and Telangana, causing widespread flooding and claiming 33 lives so far. बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर हैवी रेनफॉल होता है, और यहाँ पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसमें अबाउट 33 पीपल का यहाँ पर डेथ हो जाता है। These rain were driven by a land-based cyclone which drew moisture from both the Arabian Sea and land-based heat from the eastern part of country. ये जो रेनफॉल यहाँ पर हुआ है, इस रेनफॉल का वजह मेनली लैंड बेस्ड साइक्लोन है। इस लैंड बेस्ड साइक्लोन को मॉइस्चर मिल जाता है स्पेशली अरेबियन सी की तरफ से, एंड लैंड बेस्ड हीट फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, और लैंड बेस्ड हीट से भी इसको मॉइस्चर मिल जाता है स्पेशली ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज है। और जैसे ही मॉइस्चर गेन कर लेता है, और उसके बाद ये हैवी रेनफॉल का वजह बन जाता है। ओवर 27% ऑफ स्टेट एनुअल रेनफॉल अकर्ड इन जस्ट 48 आवर्स, कॉजिंग सीवर फ्लडिंग इन मैनी स्टेट। आंध्र प्रदेश के अंदर जितना एनुअल रेनफॉल होता है उसका 27% रेनफॉल ओनली 24 आवर के अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीवर फ्लडिंग कॉजिंग हो जाता है। कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर फ्लड्स के क्या क्या कॉजेज हैं? मेनली इसमें टू टाइप के कॉजेज हैं, नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज। Natural causes. Number one, heavy rainfall. The main cause of flood in India is heavy rainfall, especially during the monsoon season from June to September. Intense and erratic rainfall can exceed the soil's absorption capacity or overwhelm drainage system leading to floods. इंडिया के अंदर मेन कॉज फ्लड्स का जो है वो रेनफॉल है। स्पेशली ये रेनफॉल जो हैवी होता है ये जून टू सितंबर मंथ में जो मानसून सीजन होता है इस टाइम पर हैवी रेनफॉल होता है। इंटेंस एंड इरेटिक रेनफॉल की वजह से वाटर रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ओवरवेलम हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर फ्लड्स शो होते हैं। नंबर टू, ग्लेशियर मेल्टिंग। स्नो मेल्टिंग एंड ग्लेशियर इन माउंटेनस रीजन ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज रिवर एंड स्ट्रीम वाटर लेवल रिजल्टिंग इन डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग। मेल्टिंग बहुत ज़्यादा शो किए जा रहे हैं स्पेशली पोलर रीजन के अंदर, और ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, बिकॉज ये टेम्परेचर राइज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से रिवर एंड स्ट्रीम वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है और डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग शो हो रहे हैं। Number three, overflow of a river. When a river's water level exceeds its capacity due to excessive inflow from upstream and diminished outflow downstream, flooding can occur. In 2023, the Yamuna River water overflow due to heavy rain in Himachal Pradesh and Haryana, overwhelming the barrage in Delhi and causing flooding in several areas along the river. When river overflow हो जाती है, इसकी वजह से जितना भी रिवर वाटर है वो अदर एरियाज में एज ए फ्लडिंग स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से 2023 में यमुना रिवर ओवरफ्लो हुआ था, जिसका रीजन हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अंदर हैवी रेनफॉल था, और जिसका इफेक्ट दिल्ली के अंदर बैरेज ओवरवेलमिंग के तौर पर देखा गया, और बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशंस यहाँ पर राइज होते हुए देखे। नंबर 4, साइक्लोन एंड स्टॉर्म। Storm and cyclone can generate strong winds and heavy rainfall, particularly affected coastal region. मैरीटाइम स्टॉर्म एंड साइक्लोन भी स्ट्रॉन्ग
विंड्स और हैवी रेनफॉल का वजह बनते हैं। स्पेशली कोस्टल रीजन में ऐसा होता है। फॉर इंस्टेंस साइक्लोन मैकोंग इन दिसंबर 2023 कॉज इंटेंस रेन एंड फ्लडिंग दैट किल्ड अराउंड 13 पीपल। लास्ट ईयर साइक्लोन मैकोंग हमने देखा दिसंबर 2023 में, जिसकी वजह से इंटेंस रेन एंड फ्लडिंग वहाँ पर रेज हुए और अबाउट 13 पीपल वहाँ पर किल्ड हुए। सम मैन मेड कॉजेज। नंबर वन, अनप्लान्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। Unplanned urbanization and establishment of slums on outskirts of urban centers add to flood havoc in case of heavy rainfall. अनप्लैंड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। बिकॉज अर्बन अर्बन एरियाज में कुछ स्लम्स एरियाज हैं जिसकी वजह से फ्लड काफ़ी इंक्रीज होता है। हैवी रेनफॉल अगर होता है, बिकॉज स्लम्स एरियाज में बहुत ज़्यादा वेस्टेज शो हो सकता है। वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी बैड मेंटेनेंस के साथ होता है और इसकी वजह से हैवी रेनफॉल के टाइम पर वहाँ पर फ्लडिंग शो हो सकते हैं। नंबर टू, इन्फोर्समेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बिकॉज वाटर रिसोर्सेज का इंक्रोचमेंट हो रहा है, इट मीन्स वाटर रिसोर्सेज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। इसकी वजह से भी अब वाटर को स्पेस नहीं मिल पाता है और फ्लडिंग का रीजन बन जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन फ्लड प्लेन्स एंड रिवर बेड्स कैन सीवियरली डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स एंड इंक्रोचमेंट ऑफ लेक एंड पॉन्ड्स। फ्लड प्लेन एंड रिवर बेड एरियाज में कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज काफ़ी रेज हो रही हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है एंड साथ में लेक एंड पोर्ट्स का काफ़ी एनक्रोचमेंट लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फॉर एग्जांपल, एनक्रोचमेंट एक्टिविटीज इन लेक ऑफ अर्बन सेंटर्स लाइक भोपाल एंड चेन्नई हैव इंक्रीज्ड फ्लडिंग इंस्टेंसेस इन दीज सिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भोपाल और चेन्नई के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पर लेक्स का इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, जिसकी वजह से इन सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग शो होते हैं। नंबर थ्री, रैपिड concretization. The rapid concretization due to the asphalt and concrete has increased non-porous surface that do not absorb rainwater, leading to increased surface runoff. कॉन्क्रीटाइजेशन सॉइल का बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, स्पेशली एसफॉल्ट और कॉन्क्रीट की वजह से, जिसकी वजह से मेनली नॉन पोरस सरफेस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। नॉन पोरस सरफेस मीन्स अब सरफेस के नीचे वाटर जो जाने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है इसमें कॉन्क्रीट एरियाज में, यानी वाटर अंडरग्राउंड नहीं जा पाता है और इसकी वजह से सरफेस रन ऑफ काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल वाटर एक्यूमुलेट क्विकली अफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लोकलाइज्ड फ्लडिंग। रिजल्ट के तौर पर हैवी रेनफॉल के टाइम पर वाटर एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम अफेक्ट होता है एंड लोकलाइज्ड फ्लडिंग के लिए कंट्रीब्यूट ये करता है। Number four, deforestation. Forest play a crucial role in facilitating groundwater recharge and absorbing rainfall. फॉरेस्ट जितना भी होता है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज को फैसिलिटेट करता है और साथ में रेनफॉल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस्ड सॉइल कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, लीडिंग टू ग्रेटर सरफेस रन ऑफ विच कैरी एक्सेस वाटर इनटू रिवर एंड स्ट्रीम्स, राइजिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल का जो वाटर रिटेन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होता है, बिकॉज जब तक प्लांट है सॉइल के अंदर पोरस सरफेस होगा और वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से यहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से वाटर अंडरग्राउंड नहीं पहुँच पाएगा और रन ऑफ सरफेस जो है वहाँ पर वाटर फ्लडिंग के रूप में शो होगा। नंबर फाइव, डैम एंड बैरेज। दीज आर बिल्ड टू मैनेज वाटर फ्लो एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट हैवी रेन एंड पोअरली मैनेज रिजर्वर्स कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क। जितना भी डैम एंड बैरेज बना हुआ है ये वाटर फ्लो को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए बनाए गए हैं, बट हैवी रेन एंड पुअरली मैनेज्ड रिजर्वर अगर इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क शो हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी डैम ब्रेक हो जाने की वजह से भी फ्लड्स आ सकता है। फॉर इंस्टेंस, एलिज्ड पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन मुल्ला पेरियार डैम इन तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर आर कॉल्ड फ्लड्स इन 2018। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर शो किया गया है कि 2018 में
तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर पर मुल्ला पेरियार डैम के मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत बड़ा यहाँ पर फ्लड्स देखा गया था। नंबर 6, पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन मैनी अर्बन एरिया ड्यू टू सिल्टेशन एंड क्लॉगिंग बाय सॉलिड वेस्ट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट टू हैंडल हैवी रेनफॉल। कुछ अर्बन एरियाज के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है सिल्टेशन एंड क्लॉगिंग की वजह से, स्पेशली सॉलिड वेस्ट की वजह से ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर इनएडिक्वेट शो होता है। स्पेशली हैवी रेनफॉल के टाइम पर उसको हैंडल करने के लिए वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं करता है। पुअरली डिजाइंड और मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम कैन कॉज सिग्निफिकेंट फ्लडिंग इवन ड्यूरिंग मॉडरेट रेन इवेंट्स। पुअरली डिजाइंड एंड मेंटेन्ड ड्रेनेज सिस्टम अगर है तो उसको सिग्निफिकेंट फ्लडिंग फ्लडिंग का एक वजह बन सकता है। स्पेशली अगर मॉडरेट रेनफॉल भी होता है तो वहाँ पर फ्लडिंग देखा जा सकता है अगर ड्रेनेज सिस्टम पुअरली डिजाइन किया गया है, मेंटेन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर अर्बन प्लानिंग एंड इनएफेक्टिव ड्रेनेज सॉल्यूशन लीड टू वाटर लॉगिंग इन सिटीज लाइक दिल्ली। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के अंदर जो ड्रेनेज सॉल्यूशंस हैं वो इनफेक्टिव है। नंबर 7, क्लाइमेट चेंज सम ह्यूमन एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज अल्टरिंग वेदर पैटर्न वर्ल्ड वाइड। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा नेगेटिवली डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से वेदर पैटर्न भी वर्ल्ड वाइड चेंज हो रहे हैं। इंक्रीज टेम्परेचर कैन लीड टू मोर इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल रेजिंग द पोटेंशियल फॉर फ्लडिंग इवेंट। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मोर इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल हो रहा है जिसकी वजह से फ्लडिंग इवेंट्स यहाँ पर रेज हो रहे हैं। नंबर है अनसस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस वेरियस माइनिंग ऑपरेशंस कैन डिस्टर्ब द लैंडस्केप लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन इन नियर बाय रिवर्स। वेरियस माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से लैंडस्केप डिसरप्ट हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन नियर बाय रिवर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। इट मीन्स रिवर के आसपास सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो गया है माइनिंग की वजह से। दिस सेडिमेंट एक्यूमुलेशन रिड्यूस द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर while mining activities can alter natural drainage pattern increasing the risk of water accumulation। माइनिंग प्रैक्टिसेस की वजह से जो सेडिमेंट और इरोजन होता है, सेडिमेंट जब एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है इससे रिवर का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होता है और माइनिंग एक्टिविटी जो है वो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न जो भी है उसको अफेक्ट करता है और इसकी वजह से वाटर एक्यूमुलेशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। वल्नरेबिलिटी इन इंडिया ड्यू टू फ्लड्स फ्लड्स की वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटी शो होती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सम रीजन्स ससेप्टेबल टू फ्लड्स लाई मोस्टली along the Ganga Brahmaputra river basin from northern state of Himachal Pradesh and Punjab covering Uttar Pradesh and Bihar and stretching to Assam and Arunachal Pradesh in the northeast। NDMA के अकॉर्डिंग कुछ रीजन्स हैं स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन रीजन जिसमें नॉर्थ फ्रॉम द नॉर्थन स्टेट हिमाचल प्रदेश पंजाब यूपी बिहार को कवर करते हुए आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश ये वो रीजन है जिसमें फ्लडिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। दीज कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात ऑल्सो फेस ईयरली फ्लड्स। कुछ कोस्टल स्टेट जैसे ओडिशा आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात यहाँ भी ईयरली फ्लड्स शो होते हैं। In recent times, the southwest monsoon period has also been causing massive floods in part of the country in recent year। recent year में कुछ साउथ वेस्ट मानसून की वजह से साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ भी मैसिव फ्लड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन 2020 256 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 13 स्टेट इन इंडिया रिपोर्टेड फ्लड्स ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल। 2020 में 13 स्टेट के अंदर अबाउट 256 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल की वजह से हमने यहाँ पर देखे थे। सॉल्यूशंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया इंडिया के अंदर फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमने पॉलिसी मेकिंग की है और क्या क्या इसके लिए सॉल्यूशन हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स नंबर 1 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम रिवर को इंटरलिंक करने के लिए यहाँ पर वेरियस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नंबर 1 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम
ILR aimed at linking different surplus river of country with deficient river so that the excess water from surplus region could be diverted to deficient region. किसी भी रिवर के अंदर अगर सरप्लस वाटर है उसको डेफिशिएंट रिवर के साथ लिंक करने का यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है सो दैट एक्सेस वाटर को डेफिशिएंट रीजन के अंदर प्रॉपरली तरीके से डाइवर्ट किया जा सके. फॉर इंस्टेंस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द फ्लेक्सी प्रोजेक्ट of national government and is crucial for water security and socio-economic development of बुंदेलखंड रीजन. एग्जाम्पल के तौर पर केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का. ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नेशनल गवर्नमेंट का और ये कहीं ना कहीं बुंदेलखंड रीजन के अंदर जो वाटर स्केर्सिटी है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नंबर 2 स्टोरेज रिजर्वर्स. दीज आर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डिजाइन टू स्टोर एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड एंड रिलीज इट ड्यूरिंग लो फ्लो पीरियड. स्टोरेज रिजर्वर्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशली पर्पज के लिए यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं एक्सेस वाटर को स्टोर करके उसको अगेन यूज करने के लिए ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड के टाइम पर जो एक्सेस वाटर होता है उसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है एंड ड्यूरिंग लो फ्लो पीरियड इसको रिलीज कर दिया जाता है. दे मॉडरेट फ्लड पीक्स बाय रिड्यूसिंग वाटर वॉल्यूम एंड वेलोसिटी डाउन स्ट्रीम कंजर्व वाटर फॉर इरीगेशन पावर जनरेशन एंड सप्लाई. ये जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं ये फ्लड पीक जो होता है उसको मॉडरेट करने का काम करते हैं वाटर वॉल्यूम को रिड्यूस करके और इस वाटर का यूज इरिगेशन पर्पज के लिए पावर जनरेशन के लिए सप्लाई के लिए भी यूज किया जा सकता है. एग्जांपल बागड़ा नागर डैम ऑन सतलुज रिवर हैज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 9621 मिलियन क्यूबिक मीटर एडिंग इन फ्लड कंट्रोल पावर जनरेशन एंड इरिगेशन. एग्जाम्पल के तौर पर बागड़ा नागर डैम जो सतलुज रिवर पर है ये 9621 MCM वाटर कैपेसिटी को स्टोरेज कर सकता है जिसका यूज पावर जनरेशन के लिए इरिगेशन के लिए कर सकते हैं. नंबर 3 कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट. ड्यूरिंग 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हैज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज लाइक स्टॉर्म सर्ज एंड कोस्टल फ्लडिंग. 2014 में जो सुनामी आया था उसने रियलाइज किया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की जो कैटास्ट्रोफी है फ्लडिंग का उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज कर सकते हैं और साथ में ये कहीं ना कहीं जो कोस्टल कैलेमिटीज हैं उसको रिड्यूस कर सकती हैं स्पेशली स्टॉर्म सर्ज एंड कोस्टल फ्लडिंग की वजह से जो भी लॉस होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है. मिस्ट्री इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन वॉज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2023-24. मैंग्रोव फॉरेस्ट को कोस्टल एरियाज में इसके नंबर को इंक्रीज करने के लिए 2023-24 के यूनियन बजट में मिस्ट्री इनिशिएटिव का यहाँ पर मेंशन किया गया था. इसका नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ embankment. Embankment are raised structures that confine water flow within channels or along river bank. एम्बैंकमेंट एक रेज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर फ्लो को कॉन्फाइन करता है. दे प्रोवाइड एडजेसेंट एरियाज फ्रॉम फ्लडिंग इंक्रीज रिवर कैरिंग कैपेसिटी डाइवर्ट एक्सेस वाटर प्रोवाइड एक्सेस रोड्स एंड रिक्रेशनल एरियाज. एम्बैंकमेंट जितना भी होता है ये फ्लडिंग एरियाज में लोगों को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं. रिवर की कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है एक्सेस वाटर को डाइवर्ट करने का काम करता है. रोड्स एंड रिक्रेशनल एरियाज में वाटर के एक्सेस को प्रोवाइड करता है. नंबर 4 वाटर डाइवर्जन. Diversions are structures that redirect water flow from one channel to another and they reduce flooding, they transferring excess water to less vulnerable areas or reservoirs, providing irrigational or drinking water to other region. वाटर डाइवर्जन स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर फ्लो को वन चैनल से अनदर चैनल में फ्लो करते हैं जिसकी वजह से फ्लड की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और साथ में जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पर रिजर्वर्स मेकिंग करके इस एक्सेस वाटर को ट्रांसफ़र वहाँ पर भी किया जा सकता है जिसका यूज इरिगेशन पर्पज़ के लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है. एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट डाइवर्ट वाटर फ्रॉम सतलुज एंड ब्यास रिवर टू थार डेजर्ट इन राजस्थान एंड इरिगेशन फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग.
एग्जाम्पल के लिए इंदिरा गांधी नेशनल कैनल प्रोजेक्ट, जो कि सतलज एंड ब्यास रिवर के वाटर को राजस्थान के थर्ड डेजर्ट में इरिगेशन पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यहाँ पर डाइवर्ट करता है। नेक्स्ट, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर वन, फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। फ्लड फोरकास्टिंग होना चाहिए एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू भी हम फ्लडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड अर्ली एस्टिमेट ऑफ अप्रोचिंग फ्लड यूजिंग मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा। ये जो सिस्टम होता है फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होते हैं, ये फ्लड के जो पॉसिबिलिटी है उसको एस्टिमेट करते हैं, स्पेशली मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा का यूज करके। द फैसिलिटेट टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ पीपल एंड एसेट इन रिजर्वर्स मैनेजमेंट एंड फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन। पीपल को टाइमली इवैक्यूएशन इसके थ्रू किया जा सकता है, और रिजर्वर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर लोगों को ऑप्शन मिल सकता है फ्लडिंग से पहले। Example, Central Water Commission operate a network for forecasting stations that issue daily flood alert. Central Water Commission uh, network for forecasting stations issued by daily flood alert ये provide कराता है। Number of flood plain zoning (FPZ) is regulatory measures that control land use in flood prone areas based on vulnerability and promotes conservation of natural flood buffers like wetland and forest. फ्लड प्लेन जोन ये एक रेगुलेटरी मेजर है जो कि फ्लड प्लेन जोन में लैंड यूज पैटर्न को कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस क्लासिफाई फ्लड प्रोन लैंड इनटू 4 जोन: प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, रेगुलेटेड एंड फ्री। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये फ्लड प्लेन जोन को 4 जोन में क्लासीफाई करता है: प्रोहिबिटेड जोन, रेस्ट्रिक्टेड जोन, रेगुलेटेड जोन एंड फ्री जोन। नंबर 3, फ्लड इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लड इंश्योरेंस promotes financial compensation for flood-related losses to individual or group who pay a minimum, which may reduce government relief burdens, encourage risk reduction measures, create a database for flood risk assessment. फ्लड इंश्योरेंस जो होता है वो एक फाइनेंशियल कंपेंसेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी फ्लड रिलेटेड लॉस होता है इंडिविजुअल को या ग्रुप को, तो इसके थ्रू कंपेंसेशन प्रोवाइड करा के कहीं ना कहीं पीपल का हेल्प किया जा सकता है। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस फॉर लॉसेज ड्यू टू फ्लड्स एंड अदर कैलेमिटीज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है फ्लड की वजह से या अदर कैलेमिटीज की वजह से अगर फार्मर्स को लॉस होता है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर 4, फ्लड अवेयरनेस एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू रेज अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, फोस्टर अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेसिलिएंट अमंग कम्युनिटीज। फ्लड अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फ्लड अवेयरनेस एंड एजुकेशन ये लोगों के अंदर अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को रेज करने के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक सेफ्टी कल्चर फोस्टर हो सकती है। एग्जाम्पल, NDMA कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराती है सो दैट फ्लड मैनेजमेंट इंडिया में बेटर तरीके से किया सके। सेंटर अप्रूव न्यू ट्रीटमेंट regimen फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB. Why in news? The Union Health Ministry has approved the introduction of a new treatment regimen for drug-resistant tuberculosis in India. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट TB के लिए यहाँ पर एक न्यू ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया है। इट मीन्स ड्रग्स रेजिस्टेंस TB के लिए एक न्यू ट्रीटमेंट रेजिम यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव किया गया है। द BPALM रेजिमेन कंसिस्टिंग ऑफ 4 ड्रग्स। BPALM इसका नाम दिया है BPALM रेजिमेन। इसके अंदर 4 ड्रग्स यहाँ पर कंप्राइज है: बेडाक्विलिन, प्रिडोमेनिड, लाइनजोलिड, मैक्सिफ्लोसिन। ये 4 मेडिसिन है। B फॉर बेडाक्विलिन, P फॉर प्रिडोमेनिड, L लाइनजोलिड,
and moxifloxacin has proven to be a safe, more effective, and quicker treatment option than the previous multi-drug resistant tuberculosis treatment procedure. ये जो 4 मेडिसिन है, ये ट्रायल में सेफ प्रूवन हुआ है, मोर इफेक्टिव एंड क्विकर ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो प्रीवियस मेडिसिन हुआ करती थी इसके लिए, यानी प्रीवियस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर था उसके कंपेयर में जो ये न्यू रेजिमेन है ये काफ़ी इफेक्टिव है. The new era. What does the introduction of the new treatment regimen mean for India's 75,000 drug resistant TB patient? इंडिया के अंदर 75,000 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट है, उनके लिए ये न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. इसके लिए हम 3 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नंबर 1, इट हैज़ बीन प्रूवन टू बी सेफ, मोर इफेक्टिव एंड अ क्विकर ट्रीटमेंट ऑप्शन देन द प्रीवियस MDR TB ट्रीटमेंट प्रोसीजर. प्रीवियस MDR TB ट्रीटमेंट प्रोसीजर के कंपेयर में जो ये नया ट्रीटमेंट रेजिमेन है ये मोर सेफ है, मोर इफेक्टिव है एंड क्विकर ट्रीटमेंट है. नंबर 2, इट ब्रिंग्स डाउन ट्रीटमेंट टाइम टू अराउंड 6 मंथ फ्रॉम द अर्लियर ड्यूरेशन ऑफ 18 to 24 मंथ. प्रीवियस मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड था वो 18 to 24 मंथ था, बट न्यू मेडिसिन के थ्रू ओनली 6 मंथ के अंदर ट्रीटमेंट किया जा सकता है. नंबर 3, इट हैज़ बीन फाउंड टू बी चीपर फॉर बोथ हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट. हेल्थ सिस्टम और पेशेंट दोनों के लिए एक चीपर मेडिसिन ये है जिसका यूज अबाउट 75,000 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है.